तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग लिंग तंग नाना के पास फोन लगा देती है और फेंग युआन बहुत डर जाता है। फेंग युआन फोन की स्क्रीन पर टैंग नाना का नाम चमकते हुए देखकर एकदम सन्न रह गया, जैसे वो कोई टाइम बॉम्ब हो जो बस फटने ही वाला हो। लेकिन ही लिंग लिंग एकदम चिल थी। उसने बिना कुछ सोचे सीधा कॉल रिसीव कर लिया और स्पीकर भी ऑन कर दिया। लिंग लिंग अब बस भी कर। फोन के उस पार से टैंग नाना की हताश सी आवाज आई। ही लिंग लिंग ने दांत दिखाते हुए हंसकर कहा, अरे यार, नना तो आखिर नना ही है। तूने मेरी चोरी पकड़ ही ली। फेंग युआन, वो तेरे पास ही है ना? टैंग नना ने झिझकते हुए पूछा। ही लिंग लिंग ने मेरी तरफ आंख मारी और इशारा किया कि मैं जल्दी कुछ बोलूं। हाँ हाँ, मैं यही हूं। मैं झटके से होश में आया और मैंने जवाब दिया। फोन के उस पार एकदम सन्नाटा छा गया। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं बात कैसे शुरू करूं। वहां का माहौल एकदम ऑकवर्ड हो गया था। नाना, फैंग युआन, हम दोनों ने एक साथ बोलना शुरू किया और फिर एकदम से दोनों चुप हो गए। मुझे लगता है पहले तुम्हें बोलना चाहिए, मैंने बात संभालते हुए कहा। नाना, कल जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे इतनी जल्दी टियान टियान की बात नहीं माननी चाहिए थी। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा और मुझे पता है कि इससे तुम्हें बहुत हर्ट हुआ है। लेकिन जब टियान टियान ने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ वेलकम पार्टी में चलूं और उसने बोला कि वो मेरे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम सॉल्व कर देगी, तो मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया और मैंने हाँ कर दी। पर यह कोई बहाना नहीं है। मुझे सबसे पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी। मैंने एकदम क्लियर और स्ट्रिक्ट आवाज में जो भी मेरे दिल में था वो सब एक ही सांस में उगल दिया। ये सब बोलकर मुझे अंदर से बहुत हल्का फील हो रहा था। नहीं, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। मैं ही कुछ ज्यादा जिद्दी हो गई थी। टंग नाना की आवाज में एक हल्की सी रुंदन थी जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। सच तो ये है कि पहले मैंने ही तुझे मना किया था और बाद में मैं अपनी ही बात से पलट गई। गलती मेरी भी थी। फोन को पकड़े हुए मेरी उंगलियां कस गईं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में भींच लिया हो। फेंग युआन, सच कहूं तो कल मैंने बहुत सोचा। टैंग नाना की आवाज अब थोड़ी नॉर्मल हो रही थी। वेलकम पार्टी तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चूंकि टियान टियान ड्रेस के मामले में तेरी हेल्प कर सकती है, तो तुम दोनों का पार्टनर बनना ही सबसे सही है। लिंग लिंग बगल में खड़ी पागलों की तरह मुझे आंखें मार रही थी और बिना आवाज निकाले होठों से कह रही थी, जल्दी बोल ना। मैंने एक गहरी सांस ली। तो क्या नाना, तुम अभी भी मेरी डांस टीचर बनना चाहोगी? मेरा मतलब है, पार्टी होने तक क्या तुम मुझे गाइड करोगी? फोन के उस पार से कपड़ों के रगड़ने की हल्की सी आवाज आई, जैसे टैंग नाना अपनी पोजीशन बदल रही हो। इडियट, हमेशा फालतू का ही सोचता रहता है। क्या मैं तुझे हमेशा से नहीं सिखा रही हूं? आज मुझे सच में कुछ काम था, इसलिए मैं नहीं आ पाई। उसके इस थोड़े से नखरे और प्यार भरे जवाब को सुनकर मेरे दिल को आखिरकार सुकून मिल गया। फोन काटने के बाद हे लिंग लिंग ने पूरे चौड़ में मेरी पीठ थपथपाई। देखा, आखिर मेरी एंट्री से ही काम बनता है ना। थैंक्स यार, मैंने हे लिंग लिंग को दिल से शुक्रिया कहा। तो मैंने तेरी इतनी बड़ी हेल्प की है और तू मुझे सिर्फ मुंह से थैंक यू बोलेगा? तू चाहती क्या है? मुझे हे लिंग लिंग की आंखों में कोई गंदा सा गेम नजर आ रहा था। तुझे पिछली बार का याद है? पिछली बार? मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक था। क्लब वाली बात, हे लिंग लिंग ने चिढ़कर कहा। ओह, वो पक्का उस दिन की बात कर रही थी जब मैंने ताइक्वांडो क्लब में उसे हरा दिया था। तो तू एक बार फिर से मुझसे लड़ना चाहती है? मैंने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा। हे लिंग लिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसके चेहरे पर एक कमीनी स्माइल आ गई। बिल्कुल सही, लेकिन इस बार हम किसी और चीज में मुकाबला करेंगे। ये बोलते ही वो झटके से एक कदम आगे बढ़ी और अपनी लंबी राइट लेग को हवा में एक परफेक्ट कर्व बनाते हुए बहुत ऊपर उठा लिया। मैंने रिफ्लेक्स में पीछे हटकर उसे ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि उसकी लात मुझ पर नहीं पड़ी, बल्कि मेरे कान के बिल्कुल बगल में आकर रुक गई। लिंग लिंग, क्या तू मुझे दीवार से लगा रही है? मैं दीवार से सट चुका था। मेरी नजर मेरे बिल्कुल पास मौजूद उसकी गोरी और लंबी टांगों पर गई और मेरे दिल की धड़कन अपने आप तेज हो गई। हे लिंग लिंग का लेग वर्क सच में गजब का था। उसका पैर एकदम 180 डिग्री पर था और उसके पैरों की उंगलियां लगभग मेरे कान को छू रही थीं। उसने इतने मुश्किल पोज को बड़े आराम से होल्ड किया हुआ था और उसके चेहरे पर मुझे चढ़ाने वाली स्माइल थी। फेंग युआन, मुझे नहीं पता था कि तू बाइक्स का भी शौकीन है। हे लिंग लिंग ने एक हाथ से मेरा फोन ऊपर उठाया और मेरे वॉलपेपर की तरफ इशारा किया जिसमें मैं अपनी कावासाकी H2 पर बैठा था। मुझे हे लिंग लिंग के शरीर से एक बहुत ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। मैंने अपना थूक गटका और बहुत ही आराम से उसके पैर को साइड कर दिया। बस मजे के लिए मॉडिफाई किया था, वैसे मैं ज्यादा नहीं चलाता। हम इसी चीज में रेस करेंगे। हे लिंग लिंग ने अपना पैर नीचे किया, अपनी कमर पर हाथ रखे और उसकी आंखों में एक अलग ही जोश चमक रहा था। तू श्योर है? बाइक रेसिंग? मैंने अपनी भौहें चढ़ाई। क्यों, फट गई क्या? हे लिंग लिंग ने अपना एटीट्यूड दिखाते हुए ठुड्डी ऊपर की। फैंग युआन, ऐसा तो नहीं कि तू बाइक सिर्फ लड़कियों के सामने भौकाल काटने के लिए चलाता है? उसने मेरी ईगो को सही जगह हिट किया था। मेरे होठों पर भी एक स्माइल आ गई और मैंने सीधा उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो हो जाए रेस, लेकिन लिंग लिंग, हारने के बाद रोना मत। ये सुनकर ही लिंग लिंग ऐसे हंसी जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जोक मार दिया हो। फैंग युआन,
मुझे नहीं पता था कि तू डायलॉग बाजी भी कर लेता है। मुझे यानी हे लिंगलिंग को रुलाना इतना आसान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे रेस में धूल चटा दूं। ठीक है, तो तू ही टाइम और जगह डिसाइड कर ले, तेरा भाई पक्का आएगा। मैं मन ही मन सोच रहा था, मैंने अपनी बाइक को मॉडिफाई करने में इतना पैसा और मेहनत लगाई है, ये किसी भी कीमत पर हे लिंगलिंग की उस स्टॉक BMW 1000 RR से तो नहीं हारने वाली। और वैसे भी मेरी H2 का ECU रीमैप होने के बाद उसकी पावर लगभग 240 हॉर्स पावर तक पहुंच चुकी है। सिर्फ स्टार्ट होते ही मैं उसे मीलों पीछे छोड़ दूंगा। जगह की बात है तो मुझे पता है कि शहर के बाहर वाला सी साइड हाईवे आजकल मेंटेनेंस पर है, वहां कोई गाड़ियां नहीं चल रही। वो रेस के लिए एकदम परफेक्ट ट्रैक रहेगा। और टाइम की बात है तो मुझे लगता है अभी का टाइम एकदम सही रहेगा। अभी? हे लिंगलिंग ने आंख मारी और एक बहुत ही शातिर स्माइल दी। हाँ, कल करे सो आज कर, हम अभी चलेंगे। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। अभी? लेकिन क्या हमें डांस की प्रैक्टिस नहीं करनी थी? कैसा डांस बे? हे लिंगलिंग ने मुझे झटके से बांह से पकड़ा। तू वैसे भी एकदम कचरा डांस करता है और मैं नाना जितनी प्रो तो हूं नहीं कि तुझे सिखा दूं। इससे अच्छा कल उसका इंतजार कर ले, वो आकर तुझे अच्छे से ट्रेन कर देगी। अरे अरे लिंगलिंग, ऐसे गंदे वर्ड्स यूज मत कर। ट्रेन करने से तेरा क्या मतलब है? अरे यार, सब एक ही बात। ये ले, मैंने तुझे लोकेशन भेज दी है, कहीं ऐसा ना हो कि डर के मारे तू आए ही ना। हे लिंगलिंग ने अपने फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए कहा। हे लिंगलिंग, तेरा भौकाल कुछ ज्यादा ही बड़ा है। रुक, मैं अपनी बाइक निकाल कर लाता हूँ। आज तो मैं तुझे तेरी औकात दिखाकर ही रहूंगा। मैं ये बोलते हुए तुरंत डांस रूम से बाहर निकल गया, क्योंकि उसने मुझे सच में ट्रिगर कर दिया था। हे लिंगलिंग ने मुझे जाते हुए देखा। उसके होठों पर एक बहुत ही शातिर स्माइल थी। आखिरकार ये मेरे जाल में फंस ही गया, उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा। उसने झुंझलाते हुए फोन निकाला। हेलो मेजीबो। फोन के उस पार से आवाज आई। ऊपर से ऑर्डर आया है, कल से कंपनी आने की कोई जरूरत नहीं है, और जहां तक मुझे पता है तुम्हें अब कभी भी कंपनी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या? मेजीबो के होश उड़ गए। ये क्या है? बाई तियन कमरे के दरवाजे पर आई और उसने बाहर एक बहुत बड़ा आयताकार पार्सल पड़ा हुआ देखा। वाओ, आखिरकार आ ही गया। मैं आगे बढ़ा और नीचे बैठकर उस पार्सल को चेक करने लगा। लिटिल युआनजी, ये तूने खरीदा है? ये क्या चीज है बे, इतना बड़ा? बाई तियन चुल मचने पर मेरे पास खिसक आई। मैंने 2-3 झटकों में ही वो पार्सल फाड़ दिया और अंदर से एक सागौन की लकड़ी का बड़ा सा बेड बोर्ड निकला। ये क्या है? तांग नाना, जिसने मेरी जैकेट पहन रखी थी, उसका चेहरा ये देखते ही हल्का सा बदल गया। बेड बोर्ड है। मैंने उस खाली बेड की रिपेयरिंग के लिए बहुत पहले कंप्लेंट डाली थी, लेकिन पता नहीं क्यों स्कूल वाले उसे अप्रूव ही नहीं कर रहे। कोई और रास्ता नहीं था तो मैंने खुद ही एक खरीद लिया। मैंने बात करते करते उस भारी बोर्ड को उठाया। अब मुझे तुम लोगों के साथ एक ही बेड पर धक्का मुक्की करके नहीं सोना पड़ेगा। तू अब अकेला सोएगा। ये कब खरीदा तूने? बाई तियन ने उस बोर्ड के किनारे पर हल्की सी लात मारी। उसकी आवाज में एक अजीब सी चिढ़ थी। पिछले हफ्ते ही ऑर्डर किया था, आज जाकर डिलीवरी हुई है। मैंने उस बोर्ड को दीवार के सहारे खड़ा किया। साइज एकदम परफेक्ट है, थोड़ी देर में मैं इसे सेट कर दूंगा। टैंग नाना ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बहुत ही दबी हुई सी आवाज में बोली, ये तुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। अरे तुम लोगों को बता रहा हूं, इस सागौन की लकड़ी की स्टेबिलिटी एकदम टॉप लेवल की है। चलो चलो, जरा मेरी हेल्प कर दो इसे लगाने में। कौन करेगा तेरी हेल्प, अपना काम खुद कर। बाई तियन ने बिना किसी बात के मुझे घूर कर देखा और मुड़कर वापस कमरे के अंदर चली गई। टैन नाना कुछ पल के लिए चुप रही, फिर मेरी जैकेट वापस मेरे हाथों में थमा दी। थैंक्स। और वो भी मुड़कर कमरे के अंदर चली गई और मैं साला बाहर कॉरिडोर में अकेला खड़ा रह गया, वो भारी बोर्ड पकड़े हुए एकदम ब्लैंक कि ये अभी हुआ क्या। आखिरकार ही लिंगलिंग और शू जिंगजिंग की हेल्प से मैंने वो बेड बोर्ड सेट कर ही लिया। अरे वाह, हमारा छोटा बाबू फैंग युआन अब बड़ा हो गया है, अब उसने अकेले सोना सीख लिया है। ही लिंगलिंग ने एक कमीनी सी स्माइल के साथ मुझे चिढ़ाते हुए कहा। मैं अपने नए सेट किए हुए बेड के सामने खड़ा था और मैंने खुशी से अपने हाथ झाड़े। ही लिंगलिंग की इस छेड़खानी से मेरे कान एकदम गर्म हो गए थे, लेकिन मैंने ऐसे एक्टिंग की जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं और अपना पूरा फोकस आखिरी पेज कसने पर लगा दिया। फैंग, वो क्या मैं तुम्हारा बिस्तर लगा दूं? सू याओ याओ मेरी रजाई और गद्दे उठाकर मेरे पास आ गई। अरे नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगा। मैंने जल्दी से अपने हाथ हिलाए, उससे गद्दे लिए और फटाफट अपनी बेडशीट बिछा दी। कमरे का माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया था। सारी स्कूल ब्यूटीज अपने अपने काम में बिजी होने का नाटक कर रही थी, लेकिन सबकी सब चोरी चुपके मेरे इस नए बेड की तरफ ही घूर रही थी। डन। मैंने अपने फूले हुए तकिए को थपथपाया। आज रात तो एकदम मस्त नींद आएगी। बाई तियन ने अपना मुंह टेढ़ा किया, ऐसे बोल रहा है जैसे हमारे साथ सोने में हम इस पर कोई बहुत बड़ा जुल्म कर रहे थे। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने ऑकवर्ड होकर अपना सिर खुजलाया। बस करो अब, सब जल्दी सो जाओ। टैंग नाना ने बात काटी। कल वेलकम पार्टी है, सबको अपनी एनर्जी बचानी है। मैं अपने उस एकदम नए बेड पर लेटा हुआ था और बस छत को घूरे जा रहा था। जब से मैं इस कमरे में शिफ्ट हुआ था,
ये पहली बार था जब मेरे पास अपना खुद का बैग था। लॉजिकली तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। सिस्टम, तू बता, क्या कल मैं सच में फर्स्ट प्राइज जीत पाऊंगा? मैंने मन ही मन पूछा। ये पक्का नहीं कहा जा सकता, आखिरकार मैंने कभी पार्टिसिपेट थोड़े ही किया है। साले सिस्टम, क्या तू मुझे थोड़ा सा भी तसल्ली नहीं दे सकता? हद है यार, ये दुनिया बचाने के लिए तुझे मेरी ही तो जरूरत है, थोड़ा सा तो इमोशनल सपोर्ट दे दिया कर। होस्ट, आज आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? एक सिस्टम से तसल्ली मांग रहे हैं, क्या आपका दिल टूट गया है? सिस्टम की इस बात ने मेरा मुंह ऐसा बंद किया कि मैं काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। दिल टूट गया मेरी जूती। मुझे बस अचानक से ऐसा फील हो रहा है कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं खोना नहीं चाहता, और उन सब की किस्मत का बोझ बिना किसी वजह के मेरे कंधों पर आ गया है। अगर मैं हार गया। होस्ट, तुम साले एकदम बेवकूफ हो। तो तूने क्या बोला बे? मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है। मैंने बेड पर पड़े पड़े अपनी आंखें फाड़ ली। साला, मुझे एक सिस्टम गालियां दे रहा है। मैंने कहा होस्ट, तुम साले एक नंबर के बेवकूफ हो। मैं झटके से अपने बेड से उछलने ही वाला था। तेरी तो। ध्यान से सुनो होस्ट, सिस्टम की उस रोबोटिक आवाज में आज पहली बार एक इमोशन फील हो रहा था। तुम्हें किसी की किस्मत का बोझ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद पर फोकस करना है और अपना 100% देना है, बस इतना काफी है। मैं एकदम सुन्न रह गया। सिस्टम की ये बात मेरे सिर पर किसी हथौड़े की तरह लगी। क्या तुम खुद को कोई मसीहा समझते हो? अपनी औकात से बाहर मत सोचो। दुनिया तुम्हारे बिना भी वैसी ही चलती रहेगी। अगर तुम फेल हो गए तो अगला होस्ट आकर लॉन्ग ऑटियन को रोकेगा। एंडिंग सिर्फ दो ही हो सकती हैं, या तो हम उस रीबर्थ वाले कमीने को रोकने में सक्सेसफुल होंगे, या फिर ये दुनिया शट डाउन हो जाएगी। लेकिन चाहे जो भी हो, हम हार नहीं मानेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हें ही इन लोगों की फिक्र है? मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस दुनिया के लोगों से किसी भी और से ज्यादा प्यार करता हूं, तुमसे भी ज्यादा। इसलिए अभी के अभी अपने होश में आओ और खड़े हो जाओ, वरना मैं साला तुम्हारे फोन को रिमोट कंट्रोल से बम की तरह उड़ा दूंगा। मैंने एक हल्की सी स्माइल दी। सिस्टम, तू साला चीज तो बड़ी मस्त है। पता नहीं क्यों, पर इस तरह गालियां खाने के बाद भी मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। फैंग युआन भैया, इधर इधर। फैंग युए ने एक लाइट पिंक कलर की प्यारी सी फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी और वो पार्टी हॉल के एंट्री गेट पर पागलों की तरह हाथ हिला रही थी। आज उसने बहुत ही हल्का और प्यारा सा मेकअप किया था और उसके बालों के सिरे वेवी कर्ल्स में थे। वो एकदम किसी खुशी से उछलती हुई छोटी तितली जैसी लग रही थी। मैंने उसे अनदेखा करने की एक्टिंग की और अपने बगल में चल रहे जी बॉक्सियाओं के साथ आगे बढ़ता रहा। कमीने भैया, क्या इग्नोर करने का नाटक कर रहे हो? फैंग यूयू मुंह फुलाकर मेरे पीछे भागी और झटके से मेरी शर्ट की स्लीव पकड़ ली। मैं स्पेशली आधा घंटा पहले आकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तब जाकर मैं मुस्कुराते हुए पलटा और उसके बालों को प्यार से सहलाया। अरे, मैं तो बस तेरे साथ मजे ले रहा था। आज तू इतनी सुंदर लग रही है कि मैं तो तुझे पहचान ही नहीं पाया। ये सुनते ही फैंग यूयू का सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। वो खुशी से हवा में उड़ते हुए एक गोल चक्कर घूमी। वो तो मैं हूं ही। क्यों? अपने भाई की इज्जत बढ़ा दी ना मैंने? भाई, मुझे सच में तुझसे जलन हो रही है, जी बोशाओ ने पास खड़े होकर आह भरते हुए कहा। एक तो तू बाय स्कूल ब्यूटी का डांस पार्टनर बन गया और ऊपर से तेरे पास यूयू जैसी इतनी प्यारी और चिपकू बहन है। एक मेरी बहन है जो दिन भर बस खूंखार बनी रहती है। जी बोशाओ भैया, मेरे भाई बहुत हैंडसम और स्वीट हैं, आप तो उनके आसपास भी नहीं फटक सकते। फैंग यूयू ने ये बोलते हुए अपना सिर दोबारा मेरे हाथ पर रगड़ा। ठीक है बाबा, ठीक है, तुम भाई बहन का प्यार महान है। जी बोक्शाओ ने हार मानते हुए अपने हाथ ऊपर उठा लिए। वैसे सच कहूं तो जी बोशाओ भैया जैसे ठरकी लड़के की डांस पार्टनर तो कोई लड़की नहीं बनना चाहती होगी। फैंग यूयू ने अपना मुंह छुपाकर हंसते हुए मजे लिए। अरे यार, लगता है इस बार मुझे यूयू का दिल तोड़ना पड़ेगा। जी बोक्शाओ ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ आंख मारी और अपना फोन निकालकर हवा में हिलाया। छोटी बहन यूतियन ने मेरी डांस पार्टनर बनना एक्सेप्ट कर लिया है और वो अभी चेंजिंग रूम में अपनी ड्रेस पहन रही है। ये सुनते ही मेरी सांस अटक गई और मुझे जोर से खांसी का दौरा पड़ गया। क्या? जाओ यूतियन। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। अगर वो डांस करते करते अचानक वापस आदमी में बदल गई तो क्या जी बोशाओ का दिमाग फट नहीं जाएगा? या फिर क्या उसने अपने जेंडर को कंट्रोल करना सीख लिया है? ठीक उसी टाइम लॉन्ग ऑटियन ने स्कूल ऑडिटोरियम के दूसरे एंट्री गेट से अपनी भौकाली एंट्री मारी। वाओ, क्या वही लॉन्ग फैमिली के यंग मास्टर हैं? मानना पड़ेगा, बंदा हैंडसम तो बहुत है। हाँ, लेकिन शक्ल से थोड़ा कमजोर और थका हुआ लग रहा है ना? सच में यार, और जरा उसके चलने का स्टाइल तो देखो। उसके पैर अंदर की तरफ क्यों मुड़े हुए हैं? वो ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? अरे, क्या तुम लोगों को नहीं पता? मैंने सुना है लॉन्ग यंग मास्टर एक गे है। एक लंबी नीले रंग की ड्रेस पहने शेन चिंग क्यू चुपचाप लॉन्ग ऑटियन के पीछे चल रही थी
और उसने अपने हाथों में एक बैसाखी पकड़ी हुई थी ताकि जरूरत पड़ने पर अपने यंग मास्टर के काम आ सके। चिंगच्यू, पता लगाओ कि शू जिंगजिंग और बाकी स्कूल ब्यूटीज अभी कहाँ हैं। यंग मास्टर, टैंग नाना को छोड़कर जो डांस फ्लोर के बैकस्टेज अपनी परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही है, बाकी सब चेंजिंग रूम में है। बहुत बढ़िया, तो फिर सीधा चेंजिंग रूम के पास चलो। आज मुझे इन सारी स्कूल ब्यूटीज का एक साथ शिकार करना है। लॉन्ग ऑटियन ने अपने चेहरे पर लगे सनग्लासेस को सेट किया और लंगड़ाते हुए भी लंबे लंबे कदम भरकर उस तरफ बढ़ने लगा। अजीब है, यंग मास्टर को लड़के और लड़कियां दोनों कब से पसंद आने लगे। शेन चिंगच्यू अंदर से पूरी तरह कंफ्यूज थी, लेकिन फिर भी वो चुपचाप उसके पीछे चलती रही। रात के 7 बजने की घंटी के साथ ही एक बहुत ही सुकून भरा म्यूजिक जियांगचंग यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में गूंज उठा। उस सुनहरे पेंडुलम की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि पूरा हॉल एक बहुत ही गाढ़े और रोमांटिक वाइब से भर गया। छत पर लटके बड़े बड़े क्रिस्टल शैंडलियर्स नीचे के एकदम चिकने मार्बल वाले फ्लोर पर रोशनी के खूबसूरत पैटर्न बना रहे थे। यहाँ तक कि हवा में उड़ते हुए धूल के छोटे छोटे कण भी किसी सोने की तरह चमक रहे थे। चारों तरफ लगे हुए मखमली पर्दे जमीन को छू रहे थे और उन पर बने डार्क रेड और सुनहरे डिजाइन कलरफुल लाइट्स के नीचे एक अलग ही रॉयल्टी बिखेर रहे थे। बीच बीच में कोई गुब्बारा उन पर्दों से टकराता तो एक हल्की सी सरसर की आवाज आती, जैसे वो भी इस शानदार पार्टी के लिए कोई बीट दे रहा हो। लाइट्स और परछाइयों के बीच महंगे कपड़ों और परफ्यूम का जादू चल रहा था। टीचर्स और स्टूडेंट्स 2-3 के ग्रुप्स में खड़े होकर गपशप कर रहे थे। लड़कियों के हंसने की मीठी आवाजें दूर से आ रहे पियानो के म्यूजिक के साथ मिक्स हो रही थीं। अलग अलग ब्रांड्स के परफ्यूम, हेयर जेल की महक, डिजर्ट्स की मिठास और शैंपेन का वो हल्का सा नशा, सब कुछ हवा में घुलकर एक ऐसी खुशबू बना रहा था जो किसी के भी दिल की धड़कने तेज कर दे। आहा, यही तो जवानी का असली पीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 10 साल जवान हो गया हूं। जियांगचंग यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल गाओ युलियांग ने अपने उड़े हुए बालों पर हाथ फेरा और अपने बगल में खड़े एक बहुत ही सीरियस शक्ल वाले अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर हंसते हुए कहा, बूढ़े गाओ, तू हर साल यही घिसा पिटा डायलॉग मारता है। अगर तेरे इस कैलकुलेशन के हिसाब से चलें तो तेरी उम्र अब तक माइनस में चली जानी चाहिए थी। उस आदमी ने बिना किसी इंटरेस्ट के अपना मुंह टेढ़ा किया। हा, भाई तू आज भी उतना ही मजाक किया है। वैसे तेरी बेटी भी तो आज नीचे इस पार्टी में है ना? उस आदमी ने हाँ में बस हल्का सा सिर हिला दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उसकी नजरें सीधा मुझ पर आकर टिक गईं। मैं उस वक्त डांस फ्लोर के किनारे फेंग यूयू के साथ मस्ती कर रहा था। मुझे देखते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े से बदले और फिर उसके होंठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक उसी टाइम पूरे हॉल की लाइट्स एकदम से डिम हो गईं। वहां खड़े हर एक इंसान की नजरें रेड कारपेट के आखिरी छोर पर जा टिकीं। वहां पता नहीं कब धुंधले अंधेरे के बीच एक लंबी और बेहद खूबसूरत लड़की की परछाई खड़ी हो गई थी। उसके फिगर और डिजाइन का सल्यूट इतना परफेक्ट था कि पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया और जैसे ही स्पॉटलाइट की रोशनी उस पर पड़ी, खूबसूरती की देवी साक्षात जमीन पर उतर आई। रोशनी किसी तारों की नदी की तरह ऊपर से गिर रही थी और रेड कार्पेट के आखिर में खड़े उस धुंधले से साये पर आकर फोकस हो गई। पूरा हॉल अचानक से एकदम शांत हो गया, यहाँ तक कि लोगों के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। ये वो थी। मेरा गला अचानक से सूखने लगा और मेरे हाथ में पकड़ा शैंपेन का ग्लास बस फिसलने ही वाला था। टैंग नाना उस रोशनी के घेरे के बीचों बीच खड़ी थी। उसने रात के अंधेरे जैसी एकदम काली स्ट्रैपलेस ड्रेस पहन रखी थी और 2 सिल्वर चेन्स उसके परफेक्ट फिगर और डीप क्लीवेज को हाईलाइट कर रही थी। ड्रेस के ऊपर के हिस्से पर खूबसूरत लेस और छोटे छोटे हीरो का काम था और नीचे का हिस्सा एक मरमेड स्कर्ट की तरह नीचे आ रहा था। जब वो हल्का सा भी हिलती तो ड्रेस से बाहर दिख रही उसकी टांगे मोतियों की तरह चमक उठती। उसके हमेशा सीधे और काले रहने वाले बालों का आज एक क्लासी फ्रेंच बन बना हुआ था। कुछ लटे उसकी इयररिंग्स के पास झूल रही थी जो उसे और भी ज्यादा हॉट और सेक्सी बना रही थी। ये तो नाना दीदी है। फांग यूयू ने मेरे बगल में धीरे से चिल्लाते हुए मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। टैंग नाना धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी क्रिस्टल हाई हील्स मार्बल के फर्श पर क्लिक क्लिक किए क्रिस्प आवाज कर रही थी। उसका मेकअप एकदम परफेक्ट था, ज्यादा लाउड नहीं, बस आंखों के कोनों पर कुछ छोटे क्रिस्टल्स लगे थे जो उसके लाल होठों के साथ रोशनी में हल्के हल्के चमक रहे थे। वैसे भी उसके जैसी अप्सरा को किसी एक्स्ट्रा मेकअप की जरूरत ही क्या थी। वो जिस ग्रेस और एटीट्यूड के साथ चल रही थी, सबकी नजरें बस उसी का पीछा कर रही थी। ये ऑरा, ये भौकाल सिर्फ और सिर्फ टैंग नाना का ही हो सकता था। ओ माय गॉड, ये तो अपने कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की टैन है। आसपास लोगों की खुसर फुसर शुरू हो गई, लेकिन टैंग नाना को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसकी नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी और फिर
हमारी नजरें मिली। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर जोर से मुक्का मार दिया हो। टैंग नाना की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, जानी पहचानी भी और एकदम अनजान भी। मैं अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पा रहा था। और सबसे बड़ी बात, मैंने देखा कि इस वक्त उसकी उन खूबसूरत आंखों में सिर्फ और सिर्फ मेरा साया नजर आ रहा था। कसम से उसकी इस एक झलक ने मेरे पीछे खड़े कई लड़कों को सीधे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। टैंग नाना की एंट्री ने पूरे हॉल में कुछ पल के लिए सन्नाटा ला दिया था और फिर अचानक से तालियों और चीखों का शोर गूंज उठा। भाई, नाना दीदी अभी तुम्हें ही देख रही थी, फांग यूजू ने मुझे धीरे से याद दिलाया। अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक गहरी सांस ली, अपना ग्लास वेटर की ट्रे पर रखा और अपना बो टाई ठीक किया। अब मैं आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के डांस सेक्शन की फ्रेशमैन रिप्रेजेंटेटिव टैंग नाना को ओपनिंग परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहूंगा। होस्ट की आवाज स्पीकर से पूरे हॉल में गूंज उठी। रोशनी फिर से कम हो गई और सिर्फ एक स्पॉटलाइट टैंग नाना का पीछा करने लगी। जब वो डांस फ्लोर के बीच में गई, म्यूजिक धीरे धीरे शुरू हुआ। एक बहुत ही सुकून देने वाली पियानो की धुन। टैंग नाना उस रोशनी में खड़ी थी। उसने धीरे से अपने हाथ उठाए। पहले नोट के बजते ही उसका शरीर पानी की लहरों की तरह फ्लो करने लगा। उसके हर एक स्पिन के साथ उसकी ड्रेस फूलों की पंखुड़ियों की तरह खिल उठती। उसकी लंबी गर्दन किसी हंस जैसी लग रही थी और हवा में घूमती उसकी उंगलियां ऐसा लग रहा था जैसे कोई सिल्वर लाइट की लकीर छोड़ रही हो। वो सच में कितनी परफेक्ट है, मैं अपने आप ही बुदबुदाया। फांग युआन, भाई तू इसी में खुश रह ले। क्या तेरे लिए अपनी वो डांस पार्टनर जो कॉलेज की ब्यूटी है वो काफी नहीं है? माना कि आज तेरा लुक थोड़ा सही लग रहा है, पर वो नाना है जिस लड़की को बड़े बड़े लोग नहीं पटा पाए, उसके सपने तू मत देख। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उसे गले लगाकर सोने में कितनी अच्छी फील आती होगी, जी बॉक्सियाओ ने हंसते हुए कहा। उसकी नजरें डांस फ्लोर पर उस फिगर से हट ही नहीं रही थी। टैंग नाना गोल गोल घूम रही थी और उसकी ड्रेस एक खिले हुए काले गुलाब की तरह उड़ रही थी। उसका चेहरा एकदम फोकस और इस पल में खोया हुआ था। वो पूरी तरह से डांस की दुनिया में डूब चुकी थी। तभी मुझे याद आया कि पार्टी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन बाई तियान तियन अभी तक कहीं नजर नहीं आई थी। पियानो की आखिरी धुन हॉल में धीरे धीरे शांत हुई और टैंग नाना ने एक क्लासी हाफ स्क्वाट के साथ अपना सोरो डांस खत्म किया। हॉल की सारी लाइट्स फिर से जल उठी और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंजने लगा। मैं रोबोट की तरह बस तालियां बजा रहा था, पर मेरी नजरें भीड़ में लगातार किसी को ढूंढ रही थी। मेरी उंगलियां अनजाने में शैंपेन के ग्लास पर टैप कर रही थी। मैं बाई तियन तियन को ढूंढ रहा था। भाई, तियन तियन दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? फांग यूयू ने मेरी स्लीव खींचते हुए धीरे से पूछा। मैं उसे एक और बार कॉल करके देखता हूँ। मैंने तीसरी बार अपना फोन निकाला, लेकिन स्क्रीन पर अभी भी आउट ऑफ सर्विस एरिया ही आ रहा था। मामला गड़बड़ लग रहा है, कहीं कुछ हो तो नहीं गया? तभी एक चेहरा मेरी नजर में आया। मेरी आंखें चमक उठी और मैं जल्दी से उसके पास गया। अरे शू याओ याओ, तो तुम यहाँ हो? शू याओ याओ ने वो पर्पल कलर की ड्रेस पहन रखी थी। वो हाथ में जूस का ग्लास लिए डांस फ्लोर की तरफ देख रही थी। मेरी आवाज सुनकर उसने झटके से सिर उठाया और उसके गालों पर अचानक से लाल रंग छा गया। फांग फांग, तुम? वो हकलाते हुए बोली। नर्वसनेस में उसकी उंगलियां एक दूसरे से उलझने लगी। क्या तुमने तियन तियन को कहीं देखा है? मैंने उसे कई बार कॉल किया पर वो उठा नहीं रही है। मुझे सोचने दो। जब हम सब वहां से आ गए थे तब तियन तियन ने कपड़े बदलना शुरू किया था, लेकिन इस बात को तो पूरा 1 घंटा हो चुका है। शू याओ याओ ने अपना सिर टेढ़ा करके याद करते हुए कहा। मेरे इतने करीब आने से उसके कान शर्म से लाल हो रहे थे। 1 घंटा पहले? मेरे माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। फिर तो उसे अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि चेंजिंग रूम के अंदर बाई तियन तियन किस दर्द से गुजर रही थी। इतना दर्द हो रहा है, बिल्कुल ताकत ही नहीं बची है। चेंजिंग रूम के अंदर बाई तियन तियन फर्श पर बेबस पड़ी थी। उसका एक पैर एक बड़े से गिरे हुए रैक के नीचे बुरी तरह दब चुका था। उसने दोबारा उस रैक को धकेलने की कोशिश की, पर दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। पास ही पड़े उसके फोन की स्क्रीन पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। टाइम बस खत्म ही होने वाला था। उस वक्त वो खुद को कोस रही थी कि वो इतनी बेवकूफ क्यों है। वो बस उस एक बो टाई को निकालने के लिए उस रैक पर चढ़ गई थी। मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूं। जब मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि वो ब्लैक वाला पहन ले, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब सब कुछ बर्बाद हो गया। वो खुद पर ही गुस्सा कर रही थी। तभी मैं भागता हुआ वहां पहुंचा और मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू किया। तियन तियन, क्या तुम अंदर हो? मेरी घबराई हुई आवाज सुनकर बाई तियन तियन ने झटके से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थी। थैंक गॉड, छोटा युआन मुझे बचाने आ गया। मुझे पता था कि वो मुझे पक्का ढूंढ लेगा। छोटे युआन, मैं यहाँ हूँ, वो चिल्लाई, पर उसकी आवाज किसी मच्छर की भिनभिनाहट जितनी धीमी थी, जो बाहर बज रहे लाउड म्यूजिक के शोर में पूरी तरह दब गई थी। बाई तियन तियन ने अपने होंठ काटे
और अपनी पूरी ताकत लगाकर फर्श पर पड़ी अपनी हाई हील उठाई और उसे दरवाजे पर दे मारा। बैंग। तियन तियन। मैंने बाहर से दरवाजे का हैंडल जोर जोर से घुमाया, पर वो किसी चीज में अटका हुआ था। तब बाई तियन तियन को याद आया कि दरवाजा तो अंदर से लॉक है, दरवाजा नहीं खुल रहा है। मेरी आवाज में अब साफ डर झलक रहा था। तियन तियन, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ अंदर? मेरा पैर रैक के नीचे दब गया है, मैं हिल नहीं पा रही हूँ और दरवाजा लॉक है। बाई तियन तियन ने अपने कपड़ों को कसकर पकड़ लिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ चमक रही थीं। तुम थोड़ा पीछे हट जाओ, मैं दरवाजा तोड़ने वाला हूँ। मेरी आवाज अब एकदम फर्म हो चुकी थी। बाई तियन तियन ने पूरी कोशिश करके खुद को थोड़ा पीछे खिसकाया। थड। एक बहुत तेज आवाज आई और पूरा दरवाजा बुरी तरह हिल गया। थड। मैंने दूसरी बार लात मारी और लॉक के पास दरारें पड़ने लगी। बस एक बार और। मेरी तीसरी लात पड़ते ही दरवाजा आखिरकार टूटकर खुल गया। जब मैंने बाई तियन तियन को फर्श पर सिकुड़ कर पड़े हुए देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, पर फिर भी वो हिम्मत करके मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। छोटे युवा, तुम बहुत लेट आए, चुपचाप रहो, मैं इस कबाड़ को हटाता हूँ, मैंने कहा और 3 लंबे कदम बढ़ाकर उसके पास पहुंच गया। मैंने बहुत ही सावधानी से उस भारी मेटल रैक को उठाया जो उसके टखने पर गिरा हुआ था। बाई तियन तियन का दाहिना टखना सूजकर एक छोटे से बन जैसा हो गया था और उसकी स्किन का रंग नीला बैंगनी सा हो गया था, जो देखने में ही बहुत डरावना लग रहा था। उसने अपने निचले होठ को जोर से काट रखा था और अपने नाखूनों को अपनी हथेलियों में गड़ा लिया था ताकि दर्द की एक भी आवाज उसके मुंह से ना निकले। पागल हो क्या तुम? जब चोट लगी थी तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मेरी आवाज में गुस्सा और फिक्र दोनों थे, जबकि मेरे हाथ बहुत ही प्यार से उसके टखने को चेक कर रहे थे। मेरा फोन टूट गया था ना, बाई तियन तियन ने रोने वाले मुंह के साथ कहा। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे और मैंने इस टूटे हुए रैक को हटाने की बहुत कोशिश की, पर यह हिला ही नहीं। तुम यही रुको, मैं स्कूल के डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। नहीं, बाई तियन तियन ने झटके से मेरी स्लीव पकड़ ली। पार्टी शुरू हो चुकी है, तुम ये कंपटीशन मिस नहीं कर सकते। लेकिन तुम नहीं कहा था ना कि ये पार्टी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बाई तियन तियन ने मेरी कसकर बंद मुट्ठी को धीरे से खोला और वो लाल रंग की मखमली बोटाई मेरी हथेली पर रख दी। सच कहूं तो मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि ये लाल बोटाई तुम पर ज्यादा अच्छी लगेगी। मैं उस लाल बोटाई को अपने हाथ में पकड़े बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। आखिरकार मैंने एक गहरी सांस ली और अपना फोन बाई तियन तियन को दे दिया। इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, कॉन्टैक्ट्स में मैंने स्कूल डॉक्टर का नंबर सेव कर रखा है। जैसे ही ये सब खत्म होगा मैं तुरंत भागकर तुम्हारे पास आऊंगा। ठीक है, मुझे पता है। अब जल्दी जाओ और कंपटीशन में हिस्सा लो, मैं ठीक हूँ। और हाँ, अगर तुम सच में चैंपियन बन गए ना तो उस मिस्ट्री ग्रैंड प्राइज में मेरा हिस्सा देना मत भूलना। ठीक है। मैं चेंजिंग रूम से बाहर निकला। मैं बस सीढ़ियों से नीचे जाने ही वाला था कि तभी मेरी नजर शेन चिंगच्यू पर पड़ी, जो बहुत ही हड़बड़ी में लॉन्ग आउतियान को अपनी पीठ पर लादकर छत की तरफ भाग रहा था और नीचे लोग धीरे धीरे डांस फ्लोर पर इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। मैंने नीचे देखा और मेरी नजरों के सामने मेरी हथेली पर रखी वो लाल बोटाई थी। बाई तियन तियन मेरे फोन को अपने हाथों में कसकर पकड़े हुए थी। उस अकेले कमरे को देखकर उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें पोंछी और थोड़ी दूर पड़ी उस सिल्वर वाइट ड्रेस को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, जिसे वो पहन भी नहीं पाई थी, पर वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। वो बस बेबस होकर उस ड्रेस को धूल में सनते हुए देख रही थी। आखिरकार उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो जमीन पर औंधे मुंह गिरकर जोरों से रोने लगी। ठीक उसी वक्त मैंने वापस आकर दरवाजा खोला। मेरा साया उसके ऊपर पड़ा। तियन तियन, मेरी आवाज सुनकर उसने झटके से अपना सिर उठाया। अपनी आंसुओं से भरी धुंधली आंखों से उसने मुझे वापस लौटकर आते हुए देखा। मैं एक घुटने के बल बैठा और बहुत ही हल्के हाथों से उस सिल्वर वाइट ड्रेस को उठाया और धीरे से उसकी धूल झाड़ी। तुम वापस क्यों आ गए? बाई तियन तियन ने घबराकर अपने आंसू पोंछे। रोने की वजह से उसकी आवाज नाक से आ रही थी। जल्दी जाओ और कंपटीशन में हिस्सा लो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं सीधा उसके पास झुका, अपना एक हाथ उसके घुटनों के नीचे डाला और दूसरा हाथ उसकी पीठ के पीछे रखा और उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में उठा लिया। आह! बाई तियन तियन के मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई और उसने घबराहट में अपने आप ही मेरे गले में बाहें डाल ली। अचानक हवा में उठने की वजह से उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसकी पलकों पर अभी भी आंसुओं की बूंदें अटकी हुई थी। जिस पार्टी में तुम न हो उसमें शामिल होने का क्या ही फायदा। मैं बाई तियन तियन को बाहों में उठाए कॉरिडोर से गुजर रहा था। उसका वजन मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा हल्का था, जैसे मेरे हाथों में कोई पंख आकर गिर गया हो। बाई तियन तियन मेरी बाहों में सिमट गई। उसका गाल मेरे सीने से लगा हुआ था
और वो मेरी तेज धड़कने साफ सुन सकती थी। मुझे नीचे उतारो, उसने धीरे से विरोध किया, पर उसकी आवाज एकदम नरम थी, जिसमें कोई जान नहीं थी। ज्यादा हिलो मत। मैंने अपने हाथों की पकड़ और टाइट कर ली। तुम्हारे पैर का इलाज अभी तुरंत होना चाहिए। आखिरकार मैं ऐसा कर ही नहीं पाया। मैं किसी को अकेले चेंजिंग रूम में दर्द सहने के लिए कैसे छोड़ सकता था? वो लड़की जिसे मेरी वजह से चोट लगी, जिसने मेरे लिए रात रात भर जाकर ड्रेस डिजाइन की, पार्टी जीतना और वो आइटम कार्ड हासिल करना माना कि बहुत जरूरी है, पर वो चाहे जितना भी जरूरी हो, मेरी बाहों में इस वक्त जो है उससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। बाई तियान ने अब और जिद नहीं की। उसने चुपचाप अपनी आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा। इस एंगल से वो मेरी टाइट जॉ लाइन और हल्की सी कांपती हुई पलकों को साफ देख सकती थी, और वही लाल बोटाई जो उसने खुद अपने हाथों से चुनी थी अभी मेरे हर कदम के साथ धीरे धीरे हिल रही थी, बिल्कुल किसी नाचती हुई आग की लपट की तरह। तुम वापस क्यों आए? उसने धीमी आवाज में पूछा। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए। मैंने अपना सिर झुकाकर उसकी आंखों में देखा, क्योंकि मैंने तुम्हें रोते हुए देख लिया था। बस इतनी सी बात ने बाई तियान की आंखों को दोबारा नम कर दिया। वो मेरे कंधे पर टिक गई और उसकी हर सांस में मेरी कलोन की भीनी भीनी खुशबू भरने लगी। वैसे भी दारू के साथ चखने में लड़कियों के आंसू सच में बहुत ज्यादा कड़वे लगते हैं। बाई तियान अचानक से फुफ्त करके हंस पड़ी। पागल! उसने धीरे से अपना माथा मेरे कंधे पर टकराया। कोई देख लेगा। उसका चेहरा एकदम पके हुए सेब की तरह लाल हो गया था। उसके छोटे छोटे हाथों ने मेरी कॉलर को कस के पकड़ लिया। देखने दो जिसको देखना है, और वैसे भी अब क्या ही फर्क पड़ता है इन सब बातों का। हॉल से आती म्यूजिक की आवाज अब और भी पास आने लगी थी। बाई तियान आसपास से पड़ने वाली लोगों की हैरानी भरी नजरों को साफ महसूस कर सकती थी। उसने हार कर अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लिया, बिल्कुल उस शुतुरमुर्ग की तरह जो मिट्टी में सिर छुपाकर सच्चाई से भागने की कोशिश करता है। टांग ब्यूटी, क्या मैं आपके साथ एक डांस कर सकता हूँ? अबे तू कहाँ से टपक पड़ा बीच में? साले पहले मैं आया था यहाँ। टांग ब्यूटी, प्लीज मेरी डांस पार्टनर बन जाओ ना। टांग, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम मेरे साथ जोड़ी बनाओ, हम दोनों मिलकर ट्रॉफी जीतेंगे। मां कसम, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस मेरी पार्टनर बन जाओ। सॉरी, मेरा काम सिर्फ आज की ओपनिंग परफॉर्मेंस देना था। मैं आगे पार्टी में हिस्सा नहीं ले रही। टांग नाना ने अपने आसपास भीड़ लगाकर डांस पूछने वाले उन सभी लड़कों को बड़े ही आराम और इज्जत से मना कर दिया। उसके माथे पर हल्की सी शिकन आ गई थी। नाना दी, ये लो। फांग यूयू उस भीड़ को चीरते हुए आगे आई और उसने तांग नाना को एक स्पेशल लेमन ड्रिंक का ग्लास पकड़ाया। ये बहुत मीठी और मस्त है। थैंक यू यूयू। तांग नाना ने वो ग्लास पकड़ा, पर ना चाहते हुए भी उसकी नजर एक बार फिर से डांस फ्लोर के किनारे खड़ी भीड़ की तरफ घूम गई। नाना दीदी, क्या आप मेरे भाई को ढूंढ रही हो? फैंग यूयू ने अपनी आंखें झपकाते हुए पूछा। वो जानबूझकर ऐसे पूछ रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। कहाँ? ऐसा कुछ नहीं है। वो चेंजिंग रूम में तियान दीदी को ढूंढने गया है। लगता है वहां कुछ पंगा हो गया है। फांग यूयू की बात सुनकर तांग नाना का दिल धक से रह गया और उसकी उंगलियों ने अनजाने में ही अपने ग्लास को कसकर पकड़ लिया। वो अभी आगे की डिटेल्स पूछने ही वाली थी कि हॉल का म्यूजिक बदल गया। पार्टी का डांस बस शुरू ही होने वाला था। छोड़ो, अब इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। बस उम्मीद करती हूँ कि वो दोनों ठीक हो, उसने मन में सोचा। सभी लोग ध्यान दे, कपल डांस का राउंड अब शुरू होने वाला है। सेंट्रल हॉल का डांस फ्लोर ओपन हो चुका है। होस्ट की आवाज स्पीकर के जरिए पूरे हॉल में गूंज उठी। प्लीज अपने अपने डांस पार्टनर के साथ आए और इस पार्टी को फुल एंजॉय करें। तांग नाना रेस्ट एरिया के कोने में खड़ी थी। डांस फ्लोर पर एक एक करके इकट्ठा हो रहे उन कपल्स को देखकर उसे अंदर से एकदम खालीपन महसूस हो रहा था। उसने अपनी लेमन ड्रिंक का एक घूंट लिया और उस खट्टे कड़वे स्वाद ने उसकी जीभ को सुन्न सा कर दिया। छह, इसमें मीठा कहाँ से है? मैं फिर से फैंग यूयू के हाथों बेवकूफ बन गई। नाना, तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। टांग नाना का शरीर झटके से कांप उठा और उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गई। उसने धीरे से मुड़कर देखा और मैं बाई तियान को अपनी बाहों में उठाए उसी की तरफ चला आ रहा था। टांग नाना की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने वो स्टारी ब्लू सूट पहन रखा था और मेरे कॉलर पर वही लाल बोटाई लगी थी और बाई तियान मेरी बाहों में सिकुड़ी हुई थी। उसका टखना साफ तौर पर सूजा हुआ दिख रहा था। नाना, मैं तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उसके सामने पहुंचा। मेरी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। तियान के पैर में चोट लग गई है, इसका तुरंत इलाज करना होगा। स्कूल के डॉक्टर का रूम किस तरफ है? तांग नाना एक पल के लिए सुन्न रह गई, लेकिन फिर वो तुरंत होश में आई। मेरे पीछे आओ। तांग नाना ने अपना ग्लास नीचे रखा और भीड़ को चीरते हुए मुझे तेजी से रास्ता दिखाने लगी। उसकी हाई हील्स मार्बल के फर्श पर क्लिक क्लिक की तेज आवाज कर रही थी और उसकी काली ड्रेस का स्कर्ट उसके हर कदम के साथ हवा में उड़ रहा था। मैंने बाई तियान को कसकर अपनी बाहों में पकड़ रखा था। मैं उस पतली सी ड्रेस के आर पार भी उसके शरीर की गर्माहट महसूस कर पा रहा था। बाई तियान ने अपने होंठ कसकर काट रखे थे। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमक रही थीं।
पर उसने हिम्मत करके दर्द की एक आवाज तक नहीं निकाली। ये सब कैसे हो गया? तांग नाना ने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आवाज में वो फिक्र साफ झलक रही थी जिसे वो छुपा नहीं पाई। ये सब मेरी गलती है नाना दीदी। बाई तियनतियन की आवाज रुलाने वाली हो गई थी। मैं बस छोटे युवा के लिए वो लाल बोटाई निकालना चाहती थी, पर वो रैक गिर गया और मेरा पैर उसके नीचे दब गया। तांग नाना ने तरस खाकर उसे देखा और अपने कदम और तेज कर दिए। डॉक्टर का रूम 2nd फ्लोर के कोने में है, हम स्टाफ वाले रास्ते से चलेंगे। गड़बड़ हो गई। मैं लिंगलिंग दीदी से अलग हो गई। शू जिंगजिंग अपने आसपास की भीड़ भाड़ को देखकर थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। मुझे वापस जाकर याओ याओ दीदी को ढूंढना चाहिए। उसने पीछे मुड़कर वापस मेन हॉल की तरफ जाने का फैसला किया। तभी 2 चोरी छिपे से चलते हुए साए उसकी नजर में आ गए। तुम! शू जिंगजिंग ने सिर पर लेडीज स्टॉकिंग्स पहने हुए अर्थ स्पिरिट किंग पर चिल्लाकर कहा। गए काम से। अर्थ स्पिरिट, हम पकड़े गए। फायर स्पिरिट किंग के होश उड़ गए और उसने तुरंत लड़ने की पोजीशन बना ली। हाँ, फायर स्पिरिट, टेंशन मत ले। अर्थ स्पिरिट किंग ने फायर स्पिरिट किंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहा और फिर शू जिंगजिंग के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये लड़की लॉन्ग यंग मास्टर की बॉडीगार्ड है। ये हमारी टीममेट है। तुझे पक्का यकीन है कि ये हमारी टीममेट है? फायर स्पिरिट किंग की आंखें फटी रह गई। उसका इशारा अर्थ स्पिरिट किंग के उस हाथ की तरफ था जिसके आर पार शू जिंगजिंग ने अपना कुनाई घुसेड़ दिया था। अर्थ स्पिरिट किंग दर्द के मारे उछलने लगा और अपने खून से लथपथ हाथ को पकड़कर कई कदम पीछे हट गया। लड़की, तू ये क्या कर रही है? जिन कमीनों ने मेरे यंग मास्टर को चोट पहुंचाई है, आज मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगी। शू जिंगजिंग ने दांत पीसते हुए उन पर झपट्टा मारा। उसके दोनों हाथों ने तेजी से निंजा हैंड सील्स बनाए और उसकी हथेलियों में चक्रा एक नीले रंग के वाटर ब्लेड में बदल गया। हम तीनों मेडिकल रूम पहुंचे, पर हमने देखा कि दरवाजा तो खुला था लेकिन अंदर कोई नहीं था। साला, ये स्कूल का डॉक्टर कहाँ गायब हो गया? मैंने गाली बकते हुए बाई टियान को पर्दे के पीछे बने उस छोटे से बेड पर धीरे से लिटा दिया। तांग नाना नीचे बैठी और बहुत ही ध्यान से बाई टियान के टखने को अपने हाथों में लेकर चेक करने लगी। सूजन बहुत ज्यादा है, पहले बर्फ लगानी पड़ेगी, उसने अपने माथे पर सिकुड़न लाते हुए कहा। हॉल के पीछे वाले रेस्ट रूम में एक फ्रिज है, जहां तक मुझे याद है उसमें आइस क्यूब्स रखी थी। मैं अभी लेकर आता हूं। मैं जैसे ही पलटा और बाहर भागने वाला था, तभी बाई तियान ने झटके से मेरी स्लीव पकड़ ली। बाई तियान ने अपने होठ काटे, उसकी आंखें लाल हो रही थीं। पार्टी का डांस तो शुरू हो चुका है। भाड़ में गई पार्टी और डांस। मैंने धीरे से उसकी उंगलियों को अपनी स्लीव से हटाया। तुम्हारी चोट अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। तांग नाना खड़ी हो गई। मैं जाकर ले आती हूं। उसकी नजरें हम दोनों के बीच झूलने लगी। मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता है। मेडिकल रूम का दरवाजा धीरे से बंद हो गया और अब कमरे में सिर्फ मैं और बाई तियान बचे थे। उस छोटे से कमरे में डेटॉल जैसी मेडिकल स्मेल के साथ बाई तियान के शरीर से आ रही गार्डिनिया फूल की भीनी भीनी खुशबू घुल मिलकर फैलने लगी। सॉरी। बाई तियान ने सिर झुका लिया। उसकी उंगलियां अपनी ड्रेस को मरोड़ रही थीं। ये सब मेरी बेवकूफी की वजह से हुआ। मैंने हमारी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। मैं उसके बगल में बैठ गया और धीरे से उसके ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। अगर तुम उस बोट आई के चक्कर में ना पड़ती तो तुम्हें ये चोट भी नहीं लगती। बाई तियान ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो फिर क्या तुम्हें ये पसंद आई? ये लाल वाली बहुत पसंद है। मैंने अपने कॉलर की तरफ इशारा किया। देखो, मैंने इसे अभी तक पहन रखा है। बाई तियान अचानक से मेरे करीब आई और उसने धीरे से मेरे गाल पर एक किस कर दिया। मैं एकदम सन्न रह गया। गाल पर जहां उसने मुझे चूमा था वो जगह किसी गर्म लोहे की तरह जलने लगी थी। तियान, वो बस तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड था, क्योंकि आज तुमने हीरो की तरह मेरी जान बचाई है। कुछ और मत सोचने लग जाना। बाई तियान ने अपना टमाटर जैसा लाल चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसकी उंगलियां अनजाने में ही अपने बालों के सिरों को घुमाने लगी। अच्छा, ऐसा है क्या? मैंने कंफ्यूज्ड होकर अपना सिर खुजलाया। बाई तियान ने तिरछी नजर से मुझे देखा और मुंह पर हाथ रखकर चोरी चुपके हंसने लगी। कितना बड़ा बुद्धू है, उसने मन में सोचा। मुझे तो लगता है कि मेरे सिवा इस बुद्धू को और कोई नहीं झेलेगा। साला, इस बेवकूफ की तो लॉटरी लग गई। तो ये आदमी हे लिंगलिंग का बाप है। अरे तो आप अंकल जी हैं। लॉन्ग ऑटियन को अंदर ही अंदर बहुत पछतावा हुआ। उसने तुरंत अपना रंग बदला और चेहरे पर एक मक्खन लगाने वाली चापलूस स्माइल चिपका ली। अरे गलतफहमी हो गई, गलतफहमी। अभी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने आप जैसी महान हस्ती को नहीं पहचाना और आपसे बदतमीजी कर दी। हिचिंगशन का हवा में उठा हुआ मुक्का वहीं रुक गया और वो शक भरी नजरों से लॉन्ग ऑटियन को घूरने लगा। पापा, आप इस पागल के मुंह मत लगो, हे लिंगलिंग ने हिचिंगशान को वहां से खींचते हुए कहा। इस आदमी के दिमाग में कुछ दिक्कत है। अरे रुकिए तो सही। लॉन्ग ऑटियन बस उनके पीछे भागने ही वाला था, तभी शेन चिंक्यू 2nd फ्लोर से सीधे नीचे कूदा
और लॉन्ग ऑटियान के कान के पास आकर फुसफुसाया, यंग मास्टर, सीनियर ब्रदर ने उन रहस्यमयी स्टॉकिंग्स वाले कमीनों को ढूंढ लिया है। वो अभी उनसे लड़ रहे हैं। सच में? लॉन्ग ऑटियन की आंखें खुशी से चमक उठी। चल चिंक्यू, हम अभी के अभी वहां चलते हैं। आज तो मैं उनसे अपना बदला लेकर ही रहूंगा। लॉन्ग ऑटियन को अब हे लिंगलिंग के पीछे भागने की कोई परवाह नहीं थी। सबसे पहले उसे अपने पिछवाड़े का बदला जो लेना था। याम भाई, आप मेरे लिए कितने अच्छे हो। आपको क्या लगता है इस बार का चैंपियन टाइटल पक्का हमारा ही है ना? बहुत सारा लाउड मेकअप पोते हुए एक लड़की और मे पियान डांस फ्लोर पर बहुत ही नखरे के साथ डांस कर रहे थे और बड़े घमंड से वहां मौजूद बाकी कपल्स को देख रहे थे। अरे इसमें भी कोई शक है? मेरी प्यारी जियाओ कियाओ। मे पियान के चेहरे पर नीले निशान पड़े हुए थे, पर फिर भी वो सीना तानकर बोल रहा था। वो तांग नाना तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी कि मैं उसका डांस पार्टनर बनूं। मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, लेकिन मैंने तो बिना कुछ सोचे सीधा उसे मना कर दिया। आखिरकार मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ मेरी जियाओ कियाओ बसती है। याम भाई, वांग जियाओ चाओ इमोशनल होकर मे पियान की बाहों में और सिमट गई। लेकिन आपका चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? वो सब जरूरी नहीं है। मे पियान ने शर्मिंदगी से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। तभी उसकी नजर साइड वाले दरवाजे से डांस फ्लोर पर एंट्री लेते हुए मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उसका चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो गया। ये साला यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ यांग भाई? वांग जियाओ कियाओ ने भी हैरानी से उसी तरफ देखते हुए पूछा। वो कौन है? न जाने कहाँ से टपक पड़ा है ये कमीना, मे पियान ने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक मिनट, वो तो तांग नाना ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और हम दोनों धीरे धीरे डांस फ्लोर के बीच जा रहे थे। उसकी काली ड्रेस और मेरा डार्क ब्लू सूट लाइट्स की रोशनी में एक दूसरे के साथ एकदम परफेक्ट लग रहे थे। उसमें अपना चेहरा हल्का सा ऊपर उठाया हुआ था। उसकी लंबी और खूबसूरत गर्दन किसी हंस जैसी लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी की भी सांसें रुक जाएं, और मेरा सीधा और कॉन्फिडेंट पोस्चर उसके साथ एकदम मैच कर रहा था। जैसे ही हम दोनों वहां पहुंचे, पूरे हॉल की नजरें सिर्फ और सिर्फ हम पर टिक गईं। वो तो कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की टांग है, और उसके साथ वो हैंडसम लड़का कौन है? क्या वो सच में एक साथ डांस करने वाले हैं? ओह माय गॉड, क्या तांग ने ये नहीं कहा था कि वो पार्टी में डांस नहीं करेगी? आसपास लोगों की फुसफुसाहटें तेज हो गईं और कैमरास के फ्लैश लगातार चमकने लगे। मे पियान का चेहरा गुस्से से लाल पीला होने लगा था। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि हड्डियों के चटकने की आवाज आने लगी। याम भाई, मुझे दर्द हो रहा है। वांग जियाओ चाओ ने रोने जैसी शक्ल बनाकर अपना हाथ छुड़ाया। चुपचाप खड़ी रहे। मे पियान ने उसे झटके से धक्का दे दिया। उसकी नजरें डांस फ्लोर की एंट्री पर खड़े हम दोनों पर ही टिकी हुई थीं। ये नहीं हो सकता, उसकी जगह वहां मुझे होना चाहिए था। तांग नाना और मैं उस भारी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमारे कानों में लोगों की हैरानी भरी आवाजें पड़ रही थीं, लेकिन इस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे उस हाथ पर था जिससे मैंने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसकी कलाई पर मेरी हथेली की गर्माहट महसूस हो रही थी जो किसी आग की तरह तप रही थी। तभी अचानक से हॉल की छत से अनगिनत सितारों जैसी रोशनी नीचे गिरने लगी। न जाने कब ड्रोन्स के एक बहुत बड़े झुंड ने ऊपर आसमान में एक चमकती हुई मिल्की वे का डिजाइन बना लिया था। इसे देखकर हर कोई अपना सिर उठाकर ऊपर देखने लगा, और तारों से सजे उस नकली आसमान के नीचे मैं टांग नाना को अपने साथ लेकर डांस फ्लोर के बीचों बीच पहुंच गया। फंग युआन, तांग नाना ने मेरी आंखों में देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी हलचल थी। ड्रोन से बनी वो गैलेक्सी धीरे धीरे घूम रही थी, और उससे गिरती रोशनी हम दोनों के कपड़ों पर ऐसे चमक रही थी जैसे रात के अंधेरे में चमकते हुए असली तारे हों। मैंने हल्का सा अपना सिर झुकाया और तांग नाना की उन चमकती हुई आंखों में देखा। तांग नाना ने एक गहरी सांस ली और अपनी उंगलियों को बहुत ही हल्के से मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिर में हम दोनों एक साथ डांस करेंगे। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था। मेरे हाथ हल्के से कांप रहे थे जब मैंने उन्हें बहुत ही नरमी से उसकी कमर पर रखा। मेरा दूसरा हाथ उसकी उंगलियों में उलझा हुआ था। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि हम एक दूसरे की सांसों को साफ महसूस कर सकते थे। तुम फिर से नर्वस हो रहे हो? तांग नाना ने मेरी कांपती हुई उंगलियों को तुरंत नोटिस कर लिया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। थोड़ा सा, मैंने ईमानदारी से मान लिया। लेकिन सच में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नाना। तांग नाना ने अपना सिर ना में हिलाया। मेरी ये ड्रेस भी तियान तियान ने ही डिजाइन की थी। अब जबकि उसे चोट लग गई है तो ये मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसकी इस इच्छा को पूरा करूं। वो एक पल के लिए रुकी और उसकी आवाज इतनी धीमी हो गई कि शायद ही किसी को सुनाई दे। और वैसे भी हमने इस डांस की बहुत बार प्रैक्टिस की है ना? तभी म्यूजिक शुरू हुआ। ये मशहूर गाने पोर उना कबेजा का एक रीमिक्स वर्जन था। मेरा सीधा हाथ हल्का सा नीचे खिसका और एकदम सही जगह
तांग नाना की कमर के घुमाव पर जाकर टिक गया। मैंने उसे अपने साथ घुमाना शुरू किया। हमारे कदम एक दूसरे के साथ इस तरह मैच कर रहे थे जैसे हम कई सालों से एक साथ डांस करते आ रहे हों। मैंने टांग नाना की कमर को बहुत मजबूती से पकड़ रखा था और उसका हर एक कदम किसी पंख की तरह एकदम हल्का था। मेरे इशारों पर वो डांस फ्लोर पर किसी खूबसूरत लहर की तरह झूम रही थी। आसपास के सभी डांसर्स धीरे धीरे रुक गए और उन्होंने हमारे लिए जगह बना दी। उनकी नजरें हम दोनों की इस चमकती हुई जोड़ी पर टिक गई थीं और हर तरफ से बस तारीफों की आवाजें आ रही थीं। मे पियान भीड़ के एकदम किनारे पर खड़ा था और उसका चेहरा किसी खूंखार जानवर जैसा भयानक लग रहा था। दूसरी तरफ वांग जाओचाओ मेरी तरफ इस कदर अट्रैक्ट हो गई थी कि वो बिना पलकें झपकाए बस मुझे ही देखे जा रही थी। वो डांस फ्लोर के बीचों बीच झूमते हुए हम दोनों को अपनी नफरत भरी नजरों से घूर रहा था। जलन की आग उसे अंदर ही अंदर पूरी तरह से जला रही थी। यान भाई, ये लोग कितना कमाल का डांस कर रहे हैं। वांग जाओचाओ से खुद को रोके बिना तारीफ निकल ही गई। दफा हो जा यहाँ से। मे पियान ने उसे जोर से धक्का दिया और मुड़कर उस भीड़ से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ बाई तियान मेडिकल रूम के छोटे से बेड पर गुमसुम सी बैठी थी और बाहर चल रहे म्यूजिक को सुन रही थी। उसके टखने पर रखा बर्फ का पैकेट पिघल चुका था और पानी की बूंदें बेड के किनारे से टपक कर फर्श पर टप टप की हल्की आवाज कर रही थी। डिंग डोंग डोंग। अचानक से एक फोन की घंटी बजी जिससे बाई तियान का ध्यान टूट गया। लेकिन वो मेरा फोन नहीं था। उसका चेहरा हल्का सा बदल गया और उसने अपने कपड़ों के अंदर से एक और बिल्कुल सही सलामत फोन बाहर निकाला। हेलो, ये क्या नौटंकी चल रही है? फोन के दूसरी तरफ से एक बहुत ही भारी और भयानक आदमी की आवाज आई जिसके लहजे में साफ गुस्सा छलक रहा था। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बाई तियान ने एकदम रूखेपन से जवाब दिया। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। गड़बड़? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये डांस पार्टी कितनी ज्यादा जरूरी है? मुझे पता है, लेकिन वैसे भी ये जगह मेरी कभी थी ही नहीं। बाई तियान की आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। उसने सिर झुकाकर अपने सूजे हुए टखने को देखा। उसकी आंखों की चमक पूरी तरह गायब हो चुकी थी। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम? अपना टास्क मत भूलना। फोन पर उस आदमी की आवाज अब और भी ज्यादा खौफनाक हो गई थी। माफ कर दीजिए, मैंने आपको निराश किया पिताजी। तुम्हारे बचने का रास्ता अब मैंने काट दिया है। मैंने यानी जी से लिंग ने अपनी ठंडी नजरों से सामने खड़े उन 3 निंजास को घूरा। सालों ने सिर पर लेडीज स्टॉकिंग्स पहन रखी थीं। गोल्ड स्पिरिट किंग ने अपने बगल में खड़े दोनों स्पिरिट किंग्स के साथ नजरों ही नजरों में बात की। वो हुड पहने हुए मुझ पर पूरी तरह से अलर्ट थे। आखिर मैं अचानक जो टपक पड़ा था। अरे भाई, गोल्ड स्पिरिट किंग ने मुझे टटोलते हुए कहा। हम तीनों भाई तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। हम तो आपको जानते भी नहीं, फिर आप हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? मैंने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपने पीछे बंधी तलवार के हैंडल पर उंगलियां थपथपाई। तो आज तुम लोग एक और चमचा ले आए हो पूप पिकर बॉय? थोड़ा मजेदार है। क्या बकवास कर रहा है बे, गोबर उठाने वाले के बारे में? वाटर स्पिरिट किंग गुस्से से उछल पड़ा और उसी वक्त मुझ पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन गोल्ड